हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे द अमेजिंग सीएसएस लेआउटिंग टूल द फ्लेक्सबॉक्स। फ्लेक्सबॉक्स की मदद से आप किसी भी लेआउट को बहुत इजीली अचीव कर सकते हो, किसी भी ट्रिकी लेआउट को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। और साथ ही में मैं ये बताऊंगा कि क्यों फ्लेक्सबॉक्स को यूज़ करना इतना यूज़फुल है। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा जब फ्लेक्सबॉक्स अवेलेबल नहीं था तब डेवलपर्स किस तरह से किसी भी लेआउट को अचीव करते थे और वो क्यों इतना डिफ़िकल्ट होता था, ताकि आप डिफरेंस समझ पाएँ बिटवीन द लेआउट विदाउट द फ्लेक्स बॉक्स और विद द फ्लेक्स बॉक्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कंटेनर एलिमेंट्स पे। तो कंटेनर एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स डायरेक्शन और गैप। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ कंटेनर एलिमेंट्स पे ही वर्क करती हैं। अगर हम इस कंटेनर के चाइल्ड एलिमेंट्स पे इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनको यूज़ करने के बाद में हम समझेंगे इन डेप्थ में कि फ्लेक्सबॉक्स के जो आइटम्स होते हैं, जो चिल्ड्रन एलिमेंट पे प्रॉपर्टीज़ लगाई जाती हैं, हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, अलाइन सेल्फ और ऑर्डर। उसके बाद में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस मिनी प्रोजेक्ट का मैं फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है और ये एक फुली रिस्पॉन्सिव लेआउट है। मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हम इसको चाहे जितना श्रिंक करें और जितना स्ट्रेच करें, लेआउट हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो चलिए अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए मैंने एक लेआउट क्रिएट किया है। आइए समझते हैं उसके स्ट्रक्चर को। मैंने एक डिव ली है, ये हमारा पेरेंट एलिमेंट है और इस पर मैंने क्लास दी है फ्लेक्स कंटेनर। तो इसके ऊपर हम फ्लेक्स कंटेनर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और इसके बाद में इसके अंदर मैंने 3 डिव ली हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसके ऊपर मैंने फ्लेक्स आइटम वाली तीनों पे सिमिलर क्लास लगाई है फ्लेक्स आइटम के नाम से, और इसमें हम फ्लेक्स आइटम वाली सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो आप ये समझिए कि ये जो 3 डिव हैं ये पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रही हैं। ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये फ्लेक्स आइटम नहीं है, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। मतलब कि आप ये देखिए कि फर्स्ट फर्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इसका जो बैकग्राउंड है ये पूरी की पूरी हाइट, पूरी की पूरी विड्थ को ले रहा है, सॉरी। और जो सेकंड बॉक्स है ये भी पूरी की पूरी विड्थ को ले रहा है। इसे इसी तरीके से थर्ड बॉक्स भी पूरी की पूरी विड्थ को ले रहा है। तो ये तीनों के तीनों, बल्कि ये पूरा का पूरा जितना भी स्ट्रक्चर है ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर मुझको इन तीनों बॉक्सेस को कॉलम में ना रख के एक रो में अलाइन करना हो, वो मैं कैसे करूँगा? मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के ऊपर फ्लेक्स लिखूँगा। ये देखिए, मैंने जैसे ही फ्लेक्स लिखा ये कॉलम से हटके एक रो के अंदर अलाइन हो गए। अब मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है अगर हम फ्लेक्स यूज़ ना करें और जिस तरीके से हम पहले काम करते थे उस तरीके से इनको इस तरीके से अलाइन करने की कोशिश करें, यानी कि एक रो में अलाइन करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं। मैं डिस्प्ले फ्लेक्स को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ये वापस से वैसे हो गए। अब ये जो फ्लेक्स आइटम आप देख रहे हैं इसके अंदर मुझे एक फ्लोट की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। फ्लोट लेफ्ट दिया मैंने। फ्लोट लेफ्ट देखते ही आप ये देखिए कि पेरेंट एलिमेंट जो है उसने अपना कंट्रोल खो दिया है और उसकी हाइट 0 हो गई है। वो इसलिए हुई है क्योंकि हमने पुराना वाला तरीका अपनाया है। अब हमें इसको अगर फिक्स करना है तो हमें इसमें क्लियर इसके फ्लोट को क्लियर करना होगा। मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करके दिखाता हूँ आपको। मान के चलिए मैं एक और ब्लॉक एलिमेंट लेता हूँ, H1 लेता हूँ, ये भी ब्लॉक एलिमेंट होता है और इसमें मैं लिखता हूँ हेलो। अब मैंने जैसे हेलो लिखा, देखिए ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट पूरी की पूरी विड्थ लेता है, ऑक्यूपाई करता है। बट यहाँ तो ये नहीं कर रहा है। ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ऊपर वाले जो डिव है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं उसमें मैंने फ्लोट लेफ्ट दे रखा है और इसी वजह से ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अब
इस हेलो को नीचे लेके आने के लिए मुझे इसके फ्लोट को क्लियर करना होगा। तो मैं कंटेनर लूँगा, जल्दी से मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये फ्लेक्स की वीडियो है होने वाली है, तो मैं ज़्यादा टाइम इसमें आपका वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने आफ्टर लिया, यानी कि ये एक सूडो एलिमेंट है और सूडो एलिमेंट में हम हमेशा कंटेंट देते हैं। तो मैंने कंटेंट दिया और डिस्प्ले ब्लॉक दिया और फिर इसके बाद में मैंने इसके फ्लोट को क्लियर कर दिया। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने इसके फ्लोट को क्लियर किया है, आप देखेंगे कि इसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसने वापस अपने अपने चिल्ड्रन एलिमेंट पे कंट्रोल कर लिया है और हाइट इसकी वापस से पूरी की पूरी हो गई है और जो हेलो है वो भी नीचे आ गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अगर किसी को नॉलेज हो कि किस तरीके से फ्लोट को क्लियर किया जाता है तो वो तो ईज़िली समझ लेगा, लेकिन जो बिगिनर हो, जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो सीएसएस की, तो वो इसमें ढूंढता ही रह जाएगा कि मैं इसको किस तरीके से फिक्स करूं। तो इसीलिए फ्लेक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मैं इसको वापस से अनकमेंट करता हूँ। आप देखेंगे कि सिर्फ एक सीएसएस की प्रॉपर्टी से इसने हमारे लेआउट को कितना फिक्स कर दिया है। तो मैं इस हेलो को रिमूव कर देता हूँ और सबसे पहले जो हम कंटेनर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो है हमारा जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है फ्लेक्स स्टार्ट। तो मैं अगर फ्लेक्स स्टार्ट देता हूँ और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही, तो इस वजह से आप यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं देख पाएंगे। तो अगर मैं स्टार्ट की जगह एंड लिखता हूँ, आप देखेंगे कि ये राइट में अलाइन हो गया है। तो मैं वापस से फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ। ओके, इसके बाद में फ्लेक्स स्टार्ट के बाद में हमारी एक प्रॉपर्टी आती है, वो है सेंटर। अगर किसी को सारे एलिमेंट सेंटर में अलाइन करने हो तो वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख सकता है। उसके बाद में जस्टिफाई कंटेंट की कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि जस्ट स्पेस स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन क्या करता है, इसका जो फर्स्ट चिल्ड्रन होता है वो हमेशा लेफ़्ट अलाइन होगा और जो लास्ट चिल्ड्रन होगा वो हमेशा राइट अलाइन होगा और उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसके उनके स्पेसेस। तो जो लास्ट सेकंड वाले एलिमेंट है वो आप देखेंगे कि वो मिडल में अलाइन हो गया। अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ, ये देखिए इवनली इनका स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो मैं ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, मैं वापस से 3 एलिमेंट रखता हूँ इसके। ओके, तो इसके बाद में हम देखेंगे अराउंड स्पेस अराउंड। ये क्या करता है कि हर एक एलिमेंट पे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा वो सारा का सारा स्पेस ये इवनली लेफ़्ट और राइट में हर एक चाइल्ड के अंदर अप्लाई कर देगा। तो मैं दिखाता हूँ आपके, जितना भी स्पेस इसके लेफ़्ट साइड में है उतना ही स्पेस इसके राइट साइड में है और फिर सेकंड एलिमेंट में भी जितना स्पेस यहाँ पर आप देखेंगे उतना ही स्पेस आप यहाँ पर भी देखेंगे और उसी तरीके से थर्ड एलिमेंट में है। मैं एक बार आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसके ऊपर हवर करके दिखाता हूँ, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए मैंने हवर किया तो फर्स्ट एलिमेंट में जितना स्पेस लेफ़्ट साइड में है उतना ही स्पेस राइट साइड में भी है। फिर उसके बाद में ये देखिए जितना स्पेस यहाँ पर है उतना ही स्पेस यहाँ पर है। फिर सेकंड वाला स्टार्ट होता है तो जितने स्पेस यहाँ पर है उतना ही स्पेस यहाँ पर है। फिर थर्ड वाला स्टार्ट होता है तो जितने स्पेस यहाँ है उतना ही स्पेस यहाँ पर है। तो ये अराउंड है और मोस्ट प्रोबेबली आप स्पेस अराउंड को ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि ये उतने अच्छे से भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। उसके लिए अगर आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए एक और प्रॉपर्टी है स्पेस इवनली। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा आप देखेंगे कि सारा का सारा स्पेस इक्वल हो चुका है। अब जितना स्पेस यहाँ पर है उतना ही स्पेस इन दोनों एलिमेंट के बीच में है और इन दोनों एलिमेंट के बीच में भी है और एंड में भी उतना ही स्पेस है। तो ये डिफरेंस है स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली के बीच में। अब इसके बाद में जस्टिफाई कंटेंट के बाद में हम देखेंगे अलाइन। एक्चुअली हम
दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की। फ्लेक्स डायरेक्शन, तो फ्लेक्स डायरेक्शन जो होता है वो होता है रो, ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं अगर इसको सेव करूँगा आप कुछ भी नहीं देखेंगे। तो स्पेस रो के बाद में एक स्पेस रिवर्स भी आता है। जैसे ही मैंने स्पेस सॉरी रो रिवर्स भी आता है, तो रो रिवर्स जैसे ही मैंने किया, जो लास्ट वाला एलिमेंट था वो फर्स्ट हो गया, और जो सेकंड है वो सेकंड ही है, और जो फर्स्ट है वो थर्ड हो गया। तो ये रो को रिवर्स कर देता है। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी आती है हमारी वो है कॉलम। ओके, तो आप देखेंगे जैसे मैंने कॉलम लिखा, अब फर्स्ट ये सारे के सारे कॉलम हो गए हैं। अब जो जो मेजर डिफरेंस है जो मैं को बताना चाहता हूँ वो ये है कि जस्टिफाई कंटेंट जो भी प्रॉपर्टी है वो पहले मैन एक्सिस पे वर्क कर रही थी, यानी कि वो हॉरिजॉन्टली वर्क कर रही थी। अब जैसे ही मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन इसका चेंज किया है, वैसे ही ये अब क्रॉस एक्सिस पे वर्क करेगी, यानी कि ये वर्टिकली वर्क करेगी। तो अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट दूंगा तो अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी चिल्ड्रन एलिमेंट को कोई स्पेस मिल ही नहीं रहा है। तो उसके लिए अगर मैं कंटेनर की हाइट बढ़ा देता हूँ, मैंने मान के चलिए 500 पिक्सल लिया, तो आप देखिए फ्लेक्स स्टार्ट लिया है तो इस वजह से ये टॉप से अलाइन होके आ रहा है। और अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो आप देखिए ये सारे के सारे सेंटर में अलाइन हो गए। और अगर मैं इसी तरीके से फ्लेक्स एंड करता हूँ तो ये बॉटम में अलाइन होके आ गए। तो अब मैं फॉर द टाइम बिंग मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को रिमूव कर देता हूँ, वापस से हम ऐड करेंगे, लेकिन हम एक एग्जांपल देखते हैं। अभी क्योंकि मैंने इसमें हाइट लगा दी है इस वजह से ये सारे के सारे स्ट्रेच होके आ रहे हैं, क्योंकि जो चिल्ड्रन एलिमेंट है उसमें एक प्रॉपर्टी लगती है अलाइन सेल्फ, और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है स्ट्रेच। तो मैं हाइट इसकी हटा देता हूँ। एक्चुअली मैं हाइट नहीं हटाता हूँ, मैं हाइट रहने देता हूँ। अब हम देखते हैं अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी मैं सबसे पहले दिखाऊंगा वो है सेंटर। ये देखिए मैंने अलाइन आइटम सेंटर किया तो ये सारे के सारे वर्टिकली अलाइन हो गए हैं सेंटर में, यानी कि ये मिडल अलाइन हो गए। तो अलाइन आइटम्स वर्टिकली वर्क करता है और जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। तो अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूं तो एक बज़ है, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपने कभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का इंटरव्यू दिया है तो आपको ये क्वेश्चन हो सकता है ज़रूर पूछा गया हो कि हाउ टू सेंटर अ डिव। तो मैं समझता हूँ ये ईजीएस्ट वे है किसी भी डिव को सेंटर करने का, और इसी वजह से फ्लेक्सबॉक्स इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप ट्रिकी लेआउट को, ये ज़्यादा ट्रिकी नहीं है वैसे, लेकिन बहुत सारे लेआउट को आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो ठीक है, अलाइन आइटम्स के बाद में और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और वैल्यूज़ देखते हैं इसकी, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट की जो थी सिमिलरली वैसे ही इसकी वैल्यूज़ हैं। फ्लेक्स स्टार्ट अगर मैं करता हूँ तो देखिए ये टॉप की तरफ अलाइन हो गया है, और अगर मैं एंड करता हूँ तो सिमिलरली ये बॉटम की तरफ अलाइन हो गया, लेकिन ये क्रॉस एक्सिस पे वर्क करता है अलाइन आइटम्स, यानी कि वर्टिकली। और सेंटर जो है वो, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मेन एक्सिस पे वर्क करता है। तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में मैं फ्लेक्स डायरेक्शन दोबारा से कॉलम करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन सॉरी फ्लेक्स स्टार्ट दूँ तो क्योंकि मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया है तो अब इनकी एक्सिस चेंज हो गई हैं। तो जो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा था, मेन एक्सिस पे वर्क कर रहा था, अब ये क्रॉस एक्सिस पे वर्क कर रहा है, वर्टिकली वर्क कर रहा है। और अलाइन आइटम्स की भी एक्सिस इसकी अब चेंज हो चुकी हैं। तो अगर मैं इसमें फ्लेक्स एंड करूं तो ये अब
जस्टिफाई कंटेंट की तरह वर्क कर रहा है, यानी ये हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है। तो आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर इन एलिमेंट्स को मैं राइट में ना करके टॉप लेफ्ट में अलाइन करूँ तो क्या प्रॉपर्टीज होगी। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में करके बताइए। ठीक है, अब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को रिमूव कर देता हूँ और इनको मैं सेंटर कर देता हूँ। सॉरी, इनको मैंने सेंटर कर दिया। अब मूव करते हैं हम चिल्ड्रन एलिमेंट पे। तो चिल्ड्रन एलिमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अलाइन सेल्फ के बारे में। अलाइन सेल्फ क्या करता है, अगर मैं अलाइन सेल्फ पे स्ट्रेच वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो देखिए सारे के सारे स्ट्रेच हो गए। अगर अलाइन आइटम सेंटर किया मैंने और इसको रिमूव कर दिया तो ये जो इसकी जो स्ट्रेचिंग है वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन मान के चलिए अगर मैं इनमें से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे स्ट्रेच लगाना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा। तो मैं उसके लिए भी तो कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। तो आ, मैं इसका एन चाइल्ड पकड़ा और मैंने सेकंड लिखा इसमें, और मैंने इसमें अलाइन सेल्फ स्ट्रेच कर दिया। ये देखिए ये स्ट्रेच हो गया। लेकिन और सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है इसमें, इसमें भी फ्लेक्स एंड है। तो मैं इंडिविजुअली भी किसी एलिमेंट को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैं जो सेकंड वाला है मैं उसको सेंटर करता हूँ। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला है उसको मैं फ्लेक्स स्टार्ट देता हूँ, और जो थर्ड वाला है उसको फ्लेक्स एंड। सॉरी, फ्लेक्स एंड। और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गलत। ओके, तो देखिए अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज़ ना करता और ये वाला अगर मैं लेआउट अचीव करना चाहता तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता था। तो इस वजह से फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप भी करें, आपको मज़ा आएगा और आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस तरीके से इन एलिमेंट्स के साथ में प्ले करने की कोशिश करिए, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो और क्या क्या हम इसमें देख सकते हैं। अगर मैं स्केलेबिलिटी की बात करूं तो देखिए उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, मैं अभी इसको 0 देता हूं ताकि आपको डिफरेंस बता सकूं। तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने स्ट्रेच किया इसको। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और रिस्पॉन्सिव मोड में जाते हैं। तो देखिए अभी मैंने फ्लेक्स श्रिंक इसका 0 दिया है। तो अगर मैं इसको श्रिंक करूं, देखिए ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, जितना भी बॉर्डर है उसके बाहर जा रहा है। तो अब इसकी जो श्रिंकिंग है वो डिसेबल हो गई। अगर मैं वापस से इसको 1 करता हूँ, सेव किया, तो देखिए ये जिस हद तक हो सकता है ये श्रिंक हो जाएगा। इसके अंदर जितने भी लेटर हैं, देखिए सेकंड बॉक्स, तो बॉक्स जितना भी है वो नीचे चला गया सारे एलिमेंट्स में से। तो ये श्रिंक हो गया। तो ये श्रिंकिंग बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लगी हुई होती है। अगर आप डिसेबल करना चाहें तो वो डिसेबल भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसे कुछ सिनारियो आए जिसमें आपको डिसेबल करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो अभी तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको वापस से मैं वहाँ पे ले जाता हूँ सेंटर में। ओके, इसके बाद में अब देखते हैं फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, सॉर्ट ऑफ ये विड्थ को इक्वल कर देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये विड्थ इसकी इक्वल हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई में ये विड्थ इसकी इक्वल हो गई है? देखते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में। फर्स्ट वाले एलिमेंट की विड्थ आ रही है 192, सेकंड वाले की आ रही है 234 और थर्ड वाले की आ रही है 202। एक्चुअली ये अच्छी चीज़ है फ्लेक्स बॉक्स की तरफ से,
क्योंकि जिस भी एलिमेंट में सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है, जो उसकी मैक्स विड्थ होती है, वहाँ तक ये उस वाले एलिमेंट को ये ज़्यादा विड्थ देता है। तो ये एडजस्ट करता है कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा वेट कंटेंट होगा उसकी सबसे ज़्यादा वेट होगी। अगर लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं, इसकी वेट मुझे इक्वल चाहिए, तो उसके लिए फ्लेक्स बेसिस है। फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी पे अगर मैं 0% दूँ तो देखिए हर एक एलिमेंट की विड्थ जो होगी वो अब इक्वल होगी। फ्लेक्स एलिमेंट 209, 209 और 209। मैं जब हवर कर रहा हूँ तो हर एक एलिमेंट के ऊपर देखिएगा 209 विड्थ, 209 और 209। ठीक है, तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं स्केलेबिलिटी के लिए। तो अब मैं आपको इनकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। इनको मैंने कमेंट किया अभी के लिए। फ्लेक्स लिखा, फ्लेक्स लिखने के बाद में पहला जो वन मैंने लिखा है वो है फ्लेक्स ग्रो, दूसरा वन जो मैंने लिखा है वो है फ्लेक्स श्रिंक, और 0% यानी कि अपना फ्लेक्स बेसिस। तो अब मैंने जब इसको सेव किया, आप देखेंगे इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये यही काम कर रही है जिसको मैंने अभी कमेंट किया। अगर आप इसको भी ज़्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं तो इस यहाँ पे इसको कट करके 1 लिख सकते हैं। अब वापस से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि ये वाकई में यही काम कर रही है कि नहीं। मैंने फ्लेक्स आइटम पे इसके चिल्ड्रन एलिमेंट पे क्लिक किया, और इसको एक्सपेंड में जब करूँगा तो देखिए फ्लेक्स ग्रो 1 आ रहा है, फ्लेक्स श्रिंक 1 आ रहा है, और फ्लेक्स बेस 0% आ रहा है। तो ये हमारा यही काम कर रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसके बाद में हम एक प्रॉपर्टी और देखते हैं जो है ऑर्डर। तो फ्लेक्स ऑर्डर बेसिकली पोजिशनिंग के लिए आता है। जैसे मैंने n चाइल्ड पकड़ा किसी भी एलिमेंट का, और ठीक है, मैंने 3 एलिमेंट ले लिए यहाँ पे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि फर्स्ट बॉक्स जो है, इस पे मैं देता हूँ ऑर्डर 3, और जो सेकंड है उस पे मैं ऑर्डर देता हूँ 2, और जो थर्ड एलिमेंट है उस पे मैं ऑर्डर देता हूँ 1। मैं अब सेव करता हूँ तो देखिए जो थर्ड बॉक्स है वो फर्स्ट की पोजीशन पे आ गया है। सेकंड पे ही है क्योंकि मैंने सेकंड दिया है, और जो फर्स्ट है वो थर्ड की पोजीशन पे आ गया है। तो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं इसकी पोजीशनिंग के साथ में। आई थिंक के मैंने मोस्ट ऑफ दी एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, और बेसिक जो है फ्लेक्स बॉक्स का वो मैंने कवर कर लिया, और आई होप कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो चलिए अब इसको क्लोज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो है हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट। मैंने एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिसके अंदर मेरे पास में एक IMG का फोल्डर है जिसके अंदर हमारी इमेज है, और 2 डॉक्यूमेंट फाइल हैं जो कि है एक HTML फाइल और एक है CSS फाइल। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो मेरे पास में ये 3 टैब ओपन हुए हुए हैं। एक है फ़ॉन्ट ऑसम जो हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करेंगे, और एक है पॉपिंस फ़ॉन्ट, और एक है इमेज का URL। और मैं इन तीनों URLs को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा ताकि आप वहाँ से इन URLs को यूज़ कर सकें, कॉपी पेस्ट कर सकें और मेरे साथ में फॉलो कर सकें। एक लास्ट चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है जो कि है लाइव सर्वर के नाम से। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और लाइव सर्वर टाइप करेंगे तो जो पहला रिट्विक डे के नाम से एक्सटेंशन आपको दिखेगा, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना डेवलपमेंट। अगर मैं एक्सक्लेमेनेशन प्रेस करके एंटर हिट करता हूँ तो विजुअल स्टूडियो कोड मुझे एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करके दे देगा HTML की। तो इस साइड बार को कोलैप्स करते हैं और इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये जो बॉयलर प्लेट है, सबसे पहले मैं इसमें एक इसका टाइटल देता हूँ, तो CSS फ्लेक्स बॉक्स के नाम से मैंने इसको टाइटल दे दिया। अब जो हमारी CSS फाइल है हम उसको लिंक कर लेते हैं। तो लिंक के लिए मैंने ये किया, और हमारी रूट डायरेक्टरी पे style.css है, तो मैंने उसको यहाँ से लिंक कर दिया। उसके बाद से हम फॉन्ट ऑसम भी अ, इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी लिंक वाला जो है, कॉपी लिंक टैग, इस पर क्लिक किया, तो हम मेरा जो ये URL है वो कॉपी हो गया पूरे के पूरे टैग के साथ में। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे आके सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा HTML के अंदर। मैं क्या करता हूँ, जो फ़ॉन्ट है हमारा पॉपिंस फ़ॉन्ट, उसको भी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैं CSS फाइल के अंदर पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब हम अ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेविगेशन से। तो सबसे पहले मैं एक मेन नाम के डिव लूँगा। ओके, हमारा जितना भी कंटेंट है सारा का सारा इसी डिव के अंदर जाएगा। तो अब हम क्रिएट करते हैं अपनी नेविगेशन, नेव बार के नाम से। ओके, अब इसके अंदर हम एक लेंगे कंटेनर। ठीक है, और कंटेनर के अंदर एक नेव आइटम के नाम से एक डिव होगी। इस नेव आइटम पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और इसके अंदर हमारे दो चिल्ड्रन एलिमेंट होंगे, जो कि होगा एक मेन्यूज़ का एलिमेंट और एक होगा लोगो का एलिमेंट। तो सबसे पहले लोगो का एलिमेंट क्रिएट करते हैं। div डॉट लोगो किया मैंने, लोगो नॉट लॉग। ओके, इसके अंदर एक एंकर टैग दिया, और इसमें मैं टाइप कर देता हूँ फ्लेक्स बॉक्स। तो ये हमारा लोगो हो गया। उसके बाद में मैं UL लेता हूँ, और UL के अंदर LI के अंदर एंकर। ओके, तो हमारे तीन मेन्यू आइटम होने वाले हैं, तो मैं इसको दो बार कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो मेन्यू आइटम होगा वो होगा होम, दूसरा अबाउट, और तीसरा कॉन्टैक्ट। ओके, तो आई थिंक नेव बार का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया है। इसको एक बार लाइव सर्वर पर चेक कर लेते हैं। स्टार्ट। ओके, तो हमारा नेव बार का स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो गया है। अब इसकी CSS लिखते हैं। ओके, style.css में आया मैं। सबसे पहले हम कुछ ग्लोबल सेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि बॉडी बॉडी में हम मार्जिन 0 ऑटो करेंगे, सॉरी मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। ओके, एंड आफ्टर दैट फॉन्ट फैमिली भी हम यहीं पर ही डिफाइन कर देंगे, जो कि है पॉपिंस कॉमा सैंस सेरिफ। ओके, उसके बाद में फ़ॉन्ट साइज़ भी हम यहीं पर ही डिफाइन कर लेंगे 16 पिक्सल, और लाइन हाइट होगी हमारी थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट 1.5। ओके, इसके बाद में एक और इनिशियल सेटिंग होती है जो कि है ग्लोबल सेटिंग, वो है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये हर एक एलिमेंट पे लग कर आएगी। ठीक है, तो अब नेव बार क्रिएट करते हैं। तो नेव बार की जो क्लास थी वो थी नेव बार। ओके, इस पे हम पैडिंग देंगे टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद में हम बैकग्राउंड कलर देंगे #011F4B। इसके बाद में हम कंटेनर क्रिएट करते हैं अपना। एक्चुअली कंटेनर में नेव बार के ऊपर ही क्रिएट करता हूँ, तो कंटेनर
इसकी जो मैक्स विड्थ होगी वो होगी 1100 पिक्सल, और मार्जिन 0 ऑटो, ताकि ये कंटेनर सेंटर में है। और इसमें हम पैडिंग भी दे देते हैं ताकि लेफ़्ट एंड राइट हमारे पास में कुछ स्पेस हो, हमारा कोई भी कंटेंट ब्राउज़र से चिपक करना है। तो टॉप एंड बॉटम 0, 15 पिक्सल लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी प्रोग्रेस क्या हुई। ये देखिए, बैकग्राउंड कलर तो आ गया है। ओके, अब इसके बाद में हमारे पास में है नैव आइटम। तो नैव आइटम में हम क्या करेंगे, नैव आइटम में हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, एंड जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर जो एंकर टैग हैं और जो लोगो है हम उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो एंकर टैग पे हम कलर अप्लाई कर देते हैं, #FFF किया तो हमारा वाइट कलर अप्लाई हो गया। और क्योंकि ये एंकर टैग है तो हम इसका टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम लोगो डिज़ाइन करेंगे, तो नैव आइटम डॉट लोगो। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो होगा एक्स्ट्रा लार्ज, फ़ॉन्ट वेट होगा बोल्ड। ओके, ओके, फाइन। अब इसके बाद में ये जो ULLI है, जो हमारे मेन्यूज़ हैं, हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो डॉट नैव आइटम UL, लिस्ट स्टाइल टाइप मैं इसका नन कर देता हूँ, तो हमारे जो बुलेट पॉइंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे। और इस पे भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ, तो इस वजह से हमारे जितने भी आइटम्स हैं वो एक रो के अंदर आ जाएंगे। ओके, ये देखिए, अब ये सारे मिलकर आ रहे हैं, तो हम इसके अंदर की जो एलाइज हैं उन पे CSS अप्लाई करते हैं। तो नैव आइटम ULLI। ओके, इसमें हम मार्जिन लेफ़्ट देते हैं 15 पिक्सल। ओके, तो आई थिंक हमारी जो नेविगेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में हम वर्क करते हैं अपने बैनर पर। तो आइए बैनर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले इस नेव बार के बाद में मैं एक डिव लेता हूँ और बैनर के नाम से, और उस डिव के अंदर भी मैं एक कंटेनर लूँगा। ओके, और उस कंटेनर के अंदर मैं एक और डिव लूँगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से नेविगेशन बनाई थी। तो इस डिव का नाम होगा बैनर कंटेंट। ठीक है, तो इस बैनर कंटेंट पे ही मैं अपनी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो इसके अंदर दो चीज़ होंगी, एक तो होगा हमारा टेक्स्ट बॉडी जो मैं दूंगा H1 और P टैग के अंदर, और दूसरी होगी हमारी इमेज। ठीक है, तो जो हमारी टेक्स्ट कॉपी होगी उसके लिए मैं एक क्लास देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स के नाम से। ओके, और इसके अंदर H1, क्योंकि मैं आपका और अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ तो मैंने ऑलरेडी इसकी जो कॉपी है वो यहाँ पे पेस्ट कर दी है। तो H1 के अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया, और इसके बाद में P टैग के बाद में P टैग के अंदर मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट इट। ठीक है, ये हमारी कॉपी हो गई है। और इसके बाद में
मैं IMG सोर्स IMG के फोल्डर के अंदर हमारी एक बोर्ड नाम की इमेज है, वो मैंने लिंक कर दी और इसका जो है बोर्ड ही मैं ऑल्ट दे देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं ब्राउज़र पे ये कैसा दिख रहा है। बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसको फिक्स करते हैं। स्टाइल के अंदर सबसे पहले मैं ये जो बैनर है इस पर बैकग्राउंड कलर दूंगा। तो बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर हैश 1D385F। ओके, चेक करते हैं। हम्म ये देखिए, जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस आ रहा है इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, पहले H1 और H2 जितने भी हमारी हेडिंग है जो हम यूज़ करने वाले हैं, H1 और H2 ही यूज़ करेंगे। इसका जो मार्जिन बॉटम है वो मैं रख देता हूँ 15 पिक्सल, और जो मार्जिन टॉप है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए। ओके, अब इसके बाद में हम आते हैं अपने बैनर कंटेंट पे, क्योंकि कंटेनर हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो बैनर कंटेंट पे आके बैनर कंटेंट, इस पे मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, एंड आफ्टर दैट पैडिंग दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल, 30 पिक्सल टॉप, राइट 0, 20 पिक्सल बॉटम एंड लेफ्ट 0। ओके, आफ्टर दैट अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ ताकि सारा का सारा कंटेंट मिडल में अलाइन हो जाए। और जस्टिफाई कंटेंट मैं इस बार स्पेस अराउंड करूँगा। चेक करते हैं, क्योंकि हमारी इमेज बहुत बड़ी है इस वजह से हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैनर कंटेंट के अंदर जो इमेज है उसको फिक्स करते हैं। बैनर कंटेंट IMG, ठीक है, इसकी विड्थ को डिफाइन कर देते हैं 400 पिक्सल। ओके, एंड मैक्स विड्थ रख देते हैं हम 100%। ये देखिए, ये तो फिक्स हो गया। अब इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो जो टेक्स्ट बॉक्स नाम की जो हमने क्लास दी थी उस पर हम CSS अप्लाई करते हैं, मैक्स विड्थ कर देते हैं 500 पिक्सल। गुड। और कलर चाहें तो हम इसी में ही अप्लाई कर सकते हैं, #FFF। ओके, तो आई थिंक हमारा बैनर भी रेडी हो चुका है। अब हम इसके नीचे का जो एरिया है उसको क्रिएट करते हैं। तो इसके नीचे का जो एरिया है वो क्रिएट करेंगे हम बैनर के बाद में। तो सबसे पहले एक H2 लेते हैं जिसमें क्लास दे देते हैं हेडिंग के नाम से, और इसमें इसकी जो हेडिंग है वो है वाई टेक्स्ट बॉक्स। ओके, उसके बाद में सेक्शन लेते हैं और सेक्शन के अंदर हम क्लास देंगे बॉक्स रैपर। टेक्स्ट इस सेक्शन के अंदर भी हम एक क्लास लेते हैं कंटेनर, कंटेनर डिव लिया हमने। कंटेनर डिव के अंदर हम अगेन जो इसके बाद में जो डिव होगी वो हमारी फ्लेक्स बॉक्स रहने वाली है। तो डिव क्लास, सॉरी, डिव फ्लेक्स बॉक्स ही रख लेता हूँ मैं, फ्लेक्स बॉक्सेस। ओके, फ्लेक्स बॉक्सेस, ठीक है। उसके बाद में डिव लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स आइटम के नाम से।
तो ये बेसिकली हमारी 3 डिव होने वाली हैं, तो मैं इनको 2 बार कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद में हम लेते हैं H2, ठीक है। H2 के अंदर मैंने जैसे बताया था कि हम फ़ॉन्ट ऑसम भी यूज़ करने वाले हैं, तो देखते हैं। मैंने लिया आई टैग के अंदर जो क्लास होगी वो होगी FA सॉलिड, FA अलाइन सेंटर। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ओके, ये अप्लाई हो गई है, ठीक है। उसके बाद में जो इसमें टेक्स्ट आएगा वो टेक्स्ट यहाँ से पिक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला अलाइन एंड, ओके। और इसके बाद में हम पी टैग लेंगे, तो पी टैग के अंदर का कंटेंट भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली हम पहले सारा का सारा ही टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर H2 सेकंड आइटम है हमारा, इसको कॉपी किया, कंट्रोलिंग रेशियोज, इसको भी कॉपी किया, इसको डाल देते हैं पी टैग के अंदर। सेम थिंग यहाँ पे H2 और पी टैग लेते हैं, इस कंटेंट को डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इनके अंदर हम आई टैग लेते हैं, सेकंड वाले की क्लास है FA सॉलिड, FA अप डाउन, लेफ्ट राइट। तो ये हमारे दूसरे वाले का आइकन है। थर्ड वाले का आइकन देखते हैं, आई क्लास ली, FA सॉलिड, FA मोबाइल। चेक कर लेते हैं एक बार। आई थिंक हमने कोई मिस्टेक करी है, इसी वजह से ये आइकन, ओके फाइन, ये आइकन विजिबल हो रहा है, ये आइकन ही इस तरीके से, ओके। तो अब इस कंटेंट को, ये जो हमने नीचे वाला पार्ट जो किया है, इसकी CSS अप्लाई करते हैं। तो इसकी जो CSS है, सबसे पहले हम लिखेंगे इस हेडिंग पे, ओके, डॉट हेडिंग, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही सब कुछ यूज़ करें, अगर आपकी कुछ क्रिएटिविटी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बस फ्लेक्स बॉक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ़ॉन्ट वेट, क्योंकि ये H2 में, तो फ़ॉन्ट वेट की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन टॉप में दे देता हूँ 50 पिक्सल, ताकि ये टॉप से अलाइन होके ना आए। और मार्जिन बॉटम 70 पिक्सल, ताकि नीचे वाला जो कंटेंट है वो थोड़ा सा पुश डाउन हो जाए। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। नेक्स्ट एलिमेंट है बॉक्स रैपर, ओके। तो बॉक्स बॉक्स रैपर पे CSS अप्लाई करेंगे अब। बॉक्स रैपर पे हम सिर्फ मार्जिन अप्लाई करेंगे, ताकि हमें नीचे कुछ स्पेस दिखे और ताकि वो वियर्ड ना लगे। तो 50 पिक्सल ही काफ़ी है उसके लिए। एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ के स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, वरना ये इस तरीके से चिपक कर आता, ठीक है। उसके बाद में हम
CSS अप्लाई करेंगे फ्लेक्स बॉक्सेस पर, इस वाली क्लास पे। ओके, इस पे मैंने दिया डिस्प्ले फ्लेक्स एंड गैप देता हूँ मैं इस बार 15 पिक्सल, ताकि ये वाली प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर लें। चेक करते हैं, ये देखिए सब कुछ अलाइन हो गया है परफेक्टली। आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है, हमने इसको बाहर डाल दिया था। परफेक्ट। अब इसके बाद में हम इन बॉक्सेस को देखते हैं। तो डॉट फ्लेक्स बॉक्सेस के अंदर जो फ्लेक्स बॉक्स आइटम है उनका बैकग्राउंड कलर जो कि है दिस वन 1D385F। उसके बाद में बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल चेक करते हैं और पैडिंग 15 पिक्सल एंड 25 पिक्सल। तो 15 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, 25 लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद में कलर हम यहीं पर ही दे देते हैं, तो कलर हैश FFF और फ्लेक्स इसको 1 दे देते हैं ताकि सिमिलर विड्थ रहे हर एक एलिमेंट की। तो चेक करते हैं, ये देखिए बॉर्डर रेडियस हमने गलत किया है इसमें, तो बॉर्डर रेडियस इस तरीके से, ये देखिए। तो ये हमारा परफेक्टली लेआउट क्रिएट हो गया है। अब लास्टली हम क्या करते हैं, हम इसकी रिस्पॉन्सिव पे काम करते हैं। तो इसके रिस्पॉन्सिव के लिए आइए मीडिया क्वेरी लिख लेते हैं। तो मैं @media लिखूँगा और मैं मिन विड्थ अप्रोच यूज़ करूँगा। तो मिन विड्थ 768 पिक्सल। तो मिन विड्थ बेसिकली क्या करती है, ये स्मॉलर डिवाइसेस से स्टार्ट करती है और अपर डिवाइसेस पे जाती है। तो आ, एक काम करते हैं, पहले इसको रिस्पॉन्सिव मोड में चेक कर लेते हैं। अगर मैं रिस्पॉन्सिव मोड पे जाऊँ तो ये काफ़ी डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो अगर मैं बैनर कंटेंट पे जाऊँ, क्योंकि ये इमेज ही है जो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम कॉज कर रही है, तो अगर मैं इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करूँ, ओके, तो इसने काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं इसको और स्क्वीज़ करता हूँ, इसको भी देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो फ्लेक्स बॉक्सेस है इसकी क्लास। अगर मैं इस पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करूं, ओके, तो देखिए काफ़ी हद तक हमारा लेआउट रिस्पॉन्सिव हो चुका है। मैं 375 लास्ट विड्थ होती है डिवाइस की, तो 375 पे चेक करते हैं। ये जो मेन्यूज़ हैं ये थोड़े से बाहर जा रहे हैं, तो मैं चेक करता हूँ कि इस पे कुछ कर सकते हैं। इसमें मार्जिन लेफ्ट 15 दिया है, तो लेट्स सी अगर मैं 10 दूँ, 10 से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँ 14 पिक्सल, परफेक्ट। हमारा ये लेआउट परफेक्टली रिस्पॉन्सिव हो चुका है। आइए ये जो हमने डेव टूल में जो किया है इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले इस बैनर कंटेंट को करेंगे। ये जो बैनर कंटेंट है, तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम कर देता हूँ। तो इनिशियली फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रहेगी। जैसे ही ये 768 विड्थ पर पहुँचेगा, वैसे ही
मैं इसके फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कर दूंगा, रो। इसी तरीके से दूसरी वाली जो क्लास है फ्लेक्स बॉक्सेस के नाम से, इसमें भी यही करेंगे। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कॉपी किस तरीके से करता हूँ, तो मैं सिंपली ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके अप एंड डाउन करता हूँ तो वो कॉपी हो जाता है। जैसे मैंने अभी ऑल्ट प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस किया, अब मैं अप एरो की दबाता हूँ तो देखिए ये कॉपी हो गया है। इसी तरीके से डुप्लीकेट किया जाता है। ठीक है, अब फ्लेक्स बॉक्सेस पे भी मैं फ्लेक्स डायरेक्शन लगा देता हूँ, कॉलम। ओके, अब एक चीज़ और हमने करी थी, वो थी इस पे हमने फ़ॉन्ट साइज़ इसका रिड्यूस किया था। तो फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल, और इसका जो मार्जिन लेफ्ट है वो हमने 10 पिक्सल किया था। तो मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल यहाँ पे पेस्ट किया। फ़ॉन्ट साइज़ वापस से 16 पिक्सल कर दिया, एंड मार्जिन लेफ्ट वापस से 15 पिक्सल कर दिया। परफेक्ट। तो अब देखिए ये जो लेआउट है ये डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है। हाँ, ये लेआउट डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो एक चीज़ और मुझको यहाँ पे दिख रही है, वो है इस पे मैं पैडिंग लगाना चाहता हूँ ताकि ये इस इमेज से मिल के ना आए। तो इसकी क्लास कौन सी है? इसकी क्लास टेक्स्ट बॉक्स है, आई थिंक। यस, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स को फाइंड करते हैं। इसमें मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग। पैडिंग जो राइट है वो दे देता हूँ मैं 13 पिक्सल। बट ये जो पैडिंग है हम ये यहाँ पर नहीं देंगे, ये हम देंगे मीडिया क्वेरी के अंदर, जहाँ से 768 डिवाइस स्टार्ट होता है। तो टेक्स्ट बॉक्स और पैडिंग। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ, इसका जो टेक्स्ट है उसको हम एक बार सेंटर कर देते हैं। तो ये जो 768 विड्थ जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ पे टेक्स्ट अलाइन क्या होगा? लेफ्ट होगा। और इनिशियली इसका टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर होगा। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, चेक करते हैं। परफेक्ट। तो गैस हमारा जो ये लेआउट है ये फुली रिस्पॉन्सिव हो गया है, और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वैल्यूएबल लगी है, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।